एक प्लेन जिसके दोनों इंजन्स फेल हो चुके थे। नीचे सिर्फ घना जंगल और दूर दूर तक कोई रनवे नहीं। 129 लोग ऑन बोर्ड और हर किसी की जिंदगी हवा में लटकी हुई। पायलट्स के पास वक्त बहुत कम था। अगले ही पल ये प्लेन पेड़ों से टकराते हुए जमीन पर क्रैश कर जाता है और तेज धमाके के साथ इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर पाएंगे कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई होगी? यकीन करना वाकई मुश्किल है। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस हादसे को एविएशन हिस्ट्री का एक चमत्कार बना दिया। कैसे? आइए डिटेल में जानते हैं। स्टॉकहोम एरलांडा एयरपोर्ट पर अभी सुबह का वक्त है। आसमान में बादल छाए हुए हैं और बर्फीली ठंडी हवा रनवे पर बह रही है। यह 27 दिसंबर 1991 का दिन है और इस वक्त स्वीडन में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसी ठंडे मौसम में स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस का MD-81 एयरक्राफ्ट पोलैंड जाने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन रनवे की ठंडी सतह, एयरक्राफ्ट के सुपर कूल फ्यूल टैंक्स और आसमान में छाए बादल, ये सभी एलिमेंट्स मिलकर एक ऐसी सिचुएशन बनाने वाले हैं जिसका अभी किसी को कोई अंदाजा नहीं है। कैप्टन स्टेफन रासमसन कॉकपिट में अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। उनकी उम्र 44 साल है और वो एक एक्सपीरियंस पायलट हैं। उनके पास 8000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है, लेकिन MD-81 एयरक्राफ्ट पर अभी तक सिर्फ 600 घंटे ही बिताए हैं। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर अल्फ सीडमार्क हैं, जो काफी नए हैं। MD-81 पर अभी उनके सिर्फ 76 घंटे हुए हैं। इस वक्त सीडमार्क अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रहे हैं, जबकि रासमुसेन कामली चेकलिस्ट पढ़ रहे हैं। कॉकपिट के बाहर ग्राउंड क्रू डी आइसिंग के प्रोसेस में जुटा है। इसके लिए विंग्स और फ्यूजलाज पर जमी बर्फ को हटाने के लिए गर्म पानी और ग्लाइकॉल का मिक्स स्प्रे किया जा रहा है। करीब आधे घंटे बाद ग्राउंड इंजीनियर कैप्टन को कंफर्म करता है कि विंग्स पूरी तरह डी-आइस हो चुके हैं। कैप्टन रासमुसेन डबल चेक करने को कहते हैं और इंजीनियर्स उन्हें अश्योरेंस देते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि कोल्ड कॉर्नर नाम की एक जगह, जो विंग्स के अंदर फ्यूल टैंक के पास होती है, वहां सुपर कूल्ड फ्यूल की वजह से एक पतली क्लियर आइस की परत बन चुकी है। ये आइस इतनी पतली है कि ग्राउंड क्रू की नजर में नहीं आ सकती और यही आगे चलकर फ्लाइट 751 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। प्लेन में सभी 123 पैसेंजर्स बोर्ड कर चुके हैं और फर्स्ट ऑफिसर सीडमार्क टेक ऑफ चेकलिस्ट को रीड कर रहे हैं। कंट्रोल टावर से क्लियरेंस मिलने के बाद एयरक्राफ्ट रनवे 08 पर अलाइनमेंट के लिए मूव करता है। इंजन स्टार्ट होता है और कैप्टन थ्रॉटल को टेक ऑफ पावर पर सेट कर देते हैं। इंजन्स फुल पावर पर हैं और MD-81 एयरक्राफ्ट रनवे पर तेजी से दौड़ने लगता है। कुछ ही सेकंड्स में यह टेक ऑफ स्पीड तक पहुंचता है और कैप्टन धीरे धीरे कंट्रोल कॉलम को पीछे खींचते हैं। नोज ऊपर उठती है और एयरक्राफ्ट स्मूथली टेक ऑफ करता है। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर ऑल्टीट्यूड व स्पीड को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक कॉकपिट में एक तेज वाइब्रेशन महसूस होती है। असल में जैसे ही विंग्स एयरक्राफ्ट का वेट संभालते हैं, वो ऊपर की तरफ बेंड होते हैं, लेकिन इस बेंडिंग की वजह से विंग्स पर जमी क्लियर आइस टूटकर इंजन्स की तरफ खिंच जाती है। फर्स्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंट्स को गौर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन इतनी तेज है कि रीडिंग्स को पढ़ पाना मुश्किल हो रहा है।
एक हल्का हमिंग नॉइस कॉकपिट में सुनाई देता है। कैप्टन रास्मुसेन पूछते हैं, क्या तुमने वो सुना? सी डिमार्क सिर हिलाते हुए जवाब देते हैं, लेकिन अभी तक सब ठीक लग रहा है। लेकिन ये ठीक लगना इसकी गलतफहमी है, क्योंकि विंग से टूटे हुए आइस पार्टिकल्स इंजन ब्लेड से टकरा गए हैं और इसकी वजह से इंजन के फैन ब्लेड्स मुड़ गए हैं, जिससे एयर फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। प्लेन का ऑल्टीट्यूड 2000 फीट के करीब पहुंच चुका है और ये लगातार ऊपर जा रहे हैं। कैप्टन रास्मुसेन और फर्स्ट ऑफिसर सी डिमार्क अभी इंस्ट्रूमेंट्स को मॉनिटर ही कर रहे होते हैं कि तभी अचानक एक तेज धमाका होता है और एयरक्राफ्ट बुरी तरह हिल जाता है। कैबिन में पैसेंजर्स अपनी सीट पर डर के मारे एक दूसरे को देखने लगते हैं। कैप्टन हैरान होकर पूछते हैं, ये क्या था? सी डिमार्क इंस्ट्रूमेंट्स पर वाइब्रेशन लेवल को नोट करते हुए कहते हैं, इंजन सर्ज, राइट इंजन बार बार पावर लूज और रीगेन कर रहा है। इंजन सर्ज एक खतरनाक सिचुएशन होती है। इसका मतलब है कि इंजन में एयर फ्लो डिस्टर्ब हो गया है और कंप्रेसर स्टॉल्स की वजह से थ्रस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा। हर बार जब थ्रस्ट लूज होता है, कॉकपिट और कैबिन में एक जोरदार झटका महसूस होता है। फर्स्ट ऑफिसर ऑटो पायलट एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट को स्टेबलाइज कर सके, लेकिन ऑटो पायलट काम नहीं करता और उन्हें प्लेन को मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। इसी बीच एयरक्राफ्ट के ऑटो थ्रॉटल सिस्टम का ATR यानी ऑटोमेटिक थ्रस्ट रिस्टोरेशन फीचर एक्टिवेट हो जाता है। ATR थ्रॉटल को ऑटोमेटिकली बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि थ्रस्ट बैलेंस हो सके, लेकिन यह प्रॉब्लम और बढ़ रही है क्योंकि सर्ज के दौरान थ्रस्ट बढ़ाना इंजन के लिए और खतरनाक हो सकता है। हैरानी की बात यह है कि कैप्टन रास्मुसेन और सी डिमार्क को ATR के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि SAS एयरलाइन ने पायलट को इस सिस्टम की ट्रेनिंग दी ही नहीं थी। अब रास्मुसेन थ्रॉटल को मैन्युअली कम करते हैं, लेकिन ATR इसे वापस बढ़ा देता है और दोनों पायलट्स को समझ नहीं आ रहा कि आखिर वाइब्रेशन क्यों बंद नहीं हो रही। अभी ये इसके बारे में पता लगा ही रहे होते हैं कि तभी एक और धमाका होता है और इस बार लेफ्ट इंजन में सर्ज शुरू हो जाता है। पायलट्स को यकीन नहीं हो रहा कि दोनों इंजन्स एक साथ ही फेल हो सकते हैं। कैप्टन थ्रॉटल लीवर को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाइब्रेशन इतनी तेज है कि कंट्रोल्स मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। अचानक दोनों इंजन से थ्रस्ट पूरी तरह खत्म हो गया है। कॉकपिट में खामोशी छा गई है और सिर्फ अलार्म की आवाजें सुनाई दे रही हैं। इसका ऑल्टीट्यूड 3300 फीट है, जो हर सेकंड तेजी से कम हो रहा है। कैबिन में बैठे पैसेंजर्स को भी अंदाजा हो गया है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। कॉकपिट की खिड़की के बाहर सिर्फ क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं। साथ ही मेन डिस्प्लेस वाइब्रेशन और पावर लॉस की वजह से बंद हो चुके हैं और अब उनके पास सिर्फ स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ऑल्टीट्यूड और स्पीड दिखाने वाले छोटे गैग्स। इस वक्त एक छोटी सी चूक भी एक बड़े हादसे की वजह बन सकती है। एयरक्राफ्ट अब पूरी तरह पावरलेस है और पायलट्स के पास सिर्फ 2 मिनट का समय है, क्योंकि अगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ तो 2 मिनट में यह प्लेन जमीन से टकरा जाएगा। तभी कैप्टन तेज आवाज में कहते हैं, इंजन रीस्टार्ट करो। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इग्निशन स्विच को कंटिन्यूअस मोड पर सेट किया जाता है, लेकिन इंजन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। असल में इंजन डैमेज इतना सीवियर है कि इसे दोबारा चालू करना नामुमकिन है। तभी कैप्टन कहते हैं, लेफ्ट इंजन ट्राई करो, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर तैयार रखना। लेकिन जैसे ही लेफ्ट इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश होती है, वो फ्लेम आउट कर जाता है। एक तेज आग की लपट कॉकपिट से भी दिखाई देती है और फर्स्ट ऑफिसर तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखकर कैप्टन फैसला करते हैं कि अब इंजन्स को छोड़कर उन्हें सिर्फ ग्लाइडिंग पर फोकस करना होगा। इसलिए तुरंत APU यानी ऑक्सिलरी पावर यूनिट को एक्टिवेट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिकल पावर को रिस्टोर किया जा सके। हालांकि मेन डिस्प्लेस अब भी काम नहीं कर रहे, लेकिन स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट्स फंक्शनिंग है। एयरक्राफ्ट क्लाउड्स के बीच स्टेडी डिसेंट कर रहा है
और ऑल्टीट्यूड अब 2000 फीट से नीचे आ चुका है। कैप्टन कॉकपिट की छोटी खिड़की से बाहर झांकते हैं, लेकिन घने बादलों के अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसी बीच फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, हमें लैंडिंग के लिए तुरंत कोई जगह ढूंढनी होगी, लेकिन घने बादलों के बीच फ्लाई करते हुए ये इतना आसान नहीं होगा। 129 जिंदगियां अब कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर के डिसीजन पर निर्भर हैं। हर सेकंड के साथ समय कम होता जा रहा है। तभी कैप्टन प्लेन को हल्का सा लेफ्ट की तरफ मोड़ते हैं ताकि प्लेन को बादलों के नीचे ले जाया जा सके। अब जैसे ही प्लेन बादलों से बाहर निकलता है, सामने एक छोटा सा खाली मैदान दिखाई देता है, लेकिन वो एक घने जंगल से घिरा हुआ है। कैप्टन, आगे एक मैदान दिखाई दे रहा है। दोनों तुरंत कैलकुलेशंस करते हैं कि क्या एयरक्राफ्ट वहां तक ग्लाइड कर सकता है। कैप्टन प्लेन को मैदान की ओर डायरेक्ट करते हुए पैसेंजर्स और कैबिन क्रू को इंस्ट्रक्ट करते हैं, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी लैंडिंग, ब्रेस पोजीशंस। फर्स्ट ऑफिसर फ्लैप्स और स्टैट्स डिप्लॉय करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट को एक्स्ट्रा लिफ्ट मिल सके, लेकिन फ्लैप्स की वजह से ड्रैग भी बढ़ रहा है, जिससे एयरक्राफ्ट का ग्लाइडिंग डिस्टेंस कम हो सकता है। कैप्टन बार बार इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं और मैदान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यहां लैंडिंग गियर डिप्लॉय करने का डिसीजन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए फर्स्ट ऑफिसर पूछते हैं, क्या गियर डाउन करूं? लेकिन कैप्टन अभी इंतजार करने का फैसला करते हैं। कैप्टन, अभी रुको, हमें पहले पेड़ों से आगे निकलना होगा। प्लेन इस वक्त पेड़ों के ऊपर से गुजर रहा है और साथ ही इसका ऑल्टीट्यूड बहुत तेजी से कम हो रहा है। प्लेन अब मैदान के बहुत करीब पहुंच चुका है। ऑल्टीट्यूड तेजी से गिर रहा है। 400 फीट, 300 फीट। नीचे की जमीन और पेड़ अब कॉकपिट से साफ दिखाई देने लगे हैं। कैप्टन रासमुसेन कंट्रोल्स पर पूरी ताकत से फोकस किए हुए हैं। उनके हाथ अब कांप रहे हैं, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह शांत है। फर्स्ट ऑफिसर सीडमार्क इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर गड़ाए हुए हैं। गियर डाउन नाउ। कैप्टन अचानक तेज आवाज में आदेश देते हैं। सीडमार्क बिना एक पल गवाए लैंडिंग गियर डिप्लॉय करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम्स की आवाज कॉकपिट में गूंजती है और गियर्स नीचे की ओर पड़ने लगते हैं। नीचे पैसेंजर्स ब्रेस पोजीशन में झुके हुए हैं। कैबिन क्रू बार बार चिल्ला रहे हैं, ब्रेस, ब्रेस, स्टे डाउन। हर किसी के दिल में डर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी। अचानक प्लेन की बेली पेड़ों के ऊपरी ब्रांचेस से टकराती है, जिससे हल्की हल्की खड़खड़ाहट कॉकपिट में सुनाई देती है। और खिड़की से बाहर पेड़ों की शाखाएं प्लेन से टच होकर तेजी से गुजरती हुई नजर आती हैं, मानो वो इसको रोकने की कोशिश कर रही हो। प्लेन का राइट विंग सबसे पहले एक बड़े पेड़ से टकराता है। कॉकपिट में अलार्म्स बजते हैं। टेरेन पुल अप, पुल अप। प्लेन शाखों को तोड़ते हुए और पेड़ों के टुकड़ों को उड़ाते हुए आगे बढ़ता है। जमीन तक पहुंचने से ठीक पहले प्लेन का लेफ्ट विंग भी एक पेड़ को छूता है। रासमुसेन प्लेन को जितना स्टेडी रख सकते हैं रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल प्लेन की बेली जमीन को छूती है और इसके साथ ही स्पार्क्स और धूल का गुब्बार चारों तरफ फैल जाता है। इम्पैक्ट का झटका इतना जोरदार होता है कि कैबिन में रखा सामान ऊपर से पैसेंजर्स पर गिरने लगता है। फ्यूजलाज जोरदार आवाज के साथ टूटकर 3 हिस्सों में बट जाता है। प्लेन अब बर्फीले मैदान पर फिसल रहा है। स्पार्क्स और मेटल क्रैपिंग की आवाजें हर तरफ गूंज रही हैं। प्लेन करीब 100 मीटर्स तक घिसटता है और फिर आखिरकार रुक जाता है। चुप्पी, चारों तरफ सिर्फ खामोशी। कैबिन में पैसेंजर्स सहमे हुए हैं, कुछ रो रहे हैं तो कुछ शॉक में हैं। कैप्टन रासमुसेन कॉकपिट में खामोशी से इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी साफ है कि हम आखिर बच कैसे गए। इतने भयानक हादसे के बावजूद 129 पैसेंजर्स और क्रू की जान बच जाती है, भले ही प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए हों और कुछ लोग घायल हुए हों, लेकिन सभी जिंदा हैं। यह हादसा मौत के बेहद करीब जाकर जिंदगी को छू लेने जैसा था। खैर, क्रैश के तुरंत बाद
स्वीडन्स बोर्ड ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इस हादसे की जांच शुरू करता है, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस फ्लाइट 751 को ऑलमोस्ट एक डिजास्टर बना दिया। जांच में सबसे पहले पता चलता है कि एयरक्राफ्ट के विंग्स पर क्लियर आइस जमा थी। ये आइस ग्राउंड क्रू की डी आइसिंग प्रोसेस के दौरान अननोटिस्ड रह गई थी, खासतौर पर कोल्ड कॉर्नर्स में, जहां सुपर कोल्ड फ्यूल की वजह से मेटल सरफेस बहुत ठंडा हो चुका था। ये क्लियर आइस टेक ऑफ के समय विंग से टूटकर इंजन्स में चली गई और दोनों इंजन्स के कंप्रेसर ब्लेड्स को सीवियरली डैमेज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन टीम को सेल्स के ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स में भी बड़ी खामियां मिलती है। पायलट्स को इंजन सर्च को हैंडल करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। कंप्रेसर स्टॉल और सर्च जैसी सिचुएशंस के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड मेमोरी ड्रिल सेल्स में मौजूद नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात थी ATR सिस्टम। पायलट्स को इस सिस्टम की जानकारी नहीं थी और इसने इंजन्स को और ज्यादा डैमेज किया। अगर पायलट्स ATR को डिसएंगेज करना जानते तो शायद इंजन्स को बचाया जा सकता था। फ्लाइट 751 हमें याद दिलाती है कि एविएशन में कोई भी चूक छोटी नहीं होती। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सबक था कि सेफ्टी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एविएशन इंडस्ट्री की सभी लेटेस्ट न्यूज और एयर क्रैश से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे।